अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बर अक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, जिस पर एक हालिया बड़ी पेशरफ्त हुई है। और वो पेशरफ्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अब तस्लीम कर लिया है बिलाखिर। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की एक ताज़ा तरीन फहरिस्त भी जारी की है। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद अब 167 हो गई है और इस फहरिस्त में कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदूर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के नाम को अब दर्ज कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ इस नई फहरिस्त में। और जमात इस्लामी के नए अमीर हाफिज नईमुर रहमान खान को बतौर पार्टी सरबराह इसमें शामिल कर लिया गया है, जबकि महमूद खान का नाम भी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस दर्ज कर दिया गया है। बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। इन दोनों के नाम भी अब इस ताज़ा फहरिस्त में मौजूद हैं। आज इस अपडेटेड फहरिस्त पर हम तफसीलन बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन तब्दीलियों का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही साथ एक जो खाना खाली छोड़ा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराहान के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके मौजूदा चेयरमैन अगर हम बात करें तो बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस खाने को खाली छोड़ा गया है। इस पर सबसे पहले बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत की है। दावत दी है अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये जो फहरिस्त अपडेट की है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया है, सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत बड़ा पहले फड्डा हुआ, लड़ाई झगड़ी हुई और सारा मामला जो इलेक्शन का था वो इसी इंट्रा पार्टी की नज़र हो गया। यूँ कहें कि अगर ये फसाद की जड़ है तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे और दूसरी बात फिर हम ये करेंगे कि पार्टी चेयरमैन का नाम शामिल क्यों नहीं है। तो आप सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उस पर एतराज़ात बिलाखिर दूर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उस ये एतराज़ात उस पहले भी नाजायज थे जी, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इतना ही हाथ था कि उन्होंने किसी अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन पे अमल किया था और जानते बूझते कि ये एतराज़ात जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं और इलीगल हैं, लेकिन क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन थी और उनके पास और कोई चारा नहीं था फॉलो करें, और उन्होंने किया। और जो तमाशा लगाया गया जिससे नुकसान हुआ और मुल्क आज किस तबाही के दहाने पे जा पहुंचा है, ये एहसास इनको कभी नहीं होगा। और ये गलत पॉलिसीज वन आफ्टर दी अदर जो हो रही हैं, इनके बहुत नुकसान होंगे। मैं तो बारहा कह चुका हूं कि देखिए, मैंने तो एक रिक्वेस्ट के तौर पे भी ये कहा आर्मी चीफ से एड्रेस करके कि आप अगर फौज के सरबराह हैं तो आप देखिए कि आपके नाक के नीचे आपके अंडर कमांड जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर, वो किस कदर इसमें पॉलिटिक्स में मुलविस हो चुके हैं और वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन मैटर्स के अंदर और ये जो नए इलेक्शन के बाद इलेक्शन के रिगिंग से लेकर आगे तक जो नई फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें कितना उनका अमल दखल रहा और क्यों रहा, जबकि आइन ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि आप कोई फौजी जो है वो अपने आप को मुलविस नहीं कर सकता पॉलिटिक्स के अंदर। अहमद साहब, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसा जो इदारा है जो इलेक्शन के इनेकाद का जिम्मेदार है और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो उस पर भी इन्फ्लुएंस है इनका, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, वरना आप देखिए कि जरा पीछे और चले जाइए, जब पिटीशन आई थी, जब ये पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली को डिसॉल्व किया गया था, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाना थे और वो 90 दिन के इलेक्शन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कोशिश के बावजूद भी, आइन की डायरेक्शन के बावजूद भी वो इलेक्शन नहीं हुए थे 90 दिन के। बिल्कुल दुरुस्त। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस किस्म के एतराजात किए थे, कभी के नहीं है, कभी कहते थे कि इधर से डिफेंस की तरफ से आया था कि जी हमारे पास इंडिया के हमले का खतरा है, हम जी, वो सिक्योरिटी थ्रेट का मामला आ जाता है फिर सारा। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये मुसीबत तो ये है
कि हर अदारा जो है जो अपने दायरे अख्तियार में रह के काम करे तो मामला अच्छे हो जाएं, और सुधर गए होते अब तक। नहीं अहमद साहब, ये तो खुद फौजी सरबराह का कहना है, मीर साहब का भी यही कहना है कि अब जो आर्मी है, जो एक बड़ा इदारा है, फौजी इदारा, वो इन तमाम चीज़ों से दूर है, और पॉलिटिशियंस जो हैं, जो सियासी अमल है, जो जमहूरी अमल है, वो ना तो डिरेल होना चाहिए और पॉलिटिशियंस को आपस में बैठकर इन मसलों को हल करना चाहिए। वो खुद अगर ना चाहें, जी मेरा अहमद साहब कि अगर सियासतदान खुद ना चाहें और वो खुद दावत ना दें कि भाई आए आप हमारे मामलात को रिजॉल्व करें या आप हमें सपोर्ट करें किसी एंगल पर बैठकर, अगर वो खुद ही ना चाहें तो फिर दूसरा क्यों करेगा इंटरवीन? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ना, ये वो जो कह रहे हैं कॉल फेल के इस फर्क की तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उनको ये एहसास भी दिलाना चाहिए कि आप कह तो रहे हैं, आपकी इंटेंशन यकीनन अच्छी होंगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फौज अब जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर वो इंडल्ज नहीं है और वो उसका कोई असर रसूख उसमें नहीं है और वो ना कोई अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही है। अगर ये बात गलत है तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद सेनेट के इलेक्शन होने थे जी, तो जो बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कोalition फॉर्म की है बाकी छोटी पार्टियों को मिला के साथ, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है जी शामिल है, सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने अपने कैंडिडेट को छोड़ के दो ऐसे कैंडिडेट को वोट डाले जो इनकी पार्टी के मेंबर नहीं है दोनों। ठीक, मुजाहिद वो मोहसिन नकवी और दूसरा फैसल वाडे। बिल्कुल ठीक है। तो क्यों डाले और किसी कहने पे डाले? क्या डाल सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे? ये इसका जवाब होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। आप मुझे तो बड़ी अच्छी लगी बात कि जब उन्होंने फैज हमीद को गिरफ्तारी का कहा, उसके खिलाफ कहा कि मिसकंडक्ट का केस करेंगे कि वो फौज में वो पॉलिटिक्स में मुलविस हुए हैं। बहुत अच्छी बात लगी और ये होना चाहिए था और इन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिया। आप अहमद साहब कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेप लिया है फैज हमीद के हवाले से, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी मामला है। वो एक टॉप सिटी केस की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उस केस में नहीं बल्कि ये चीजें भी कुछ प्रूव हुई हैं उनके खिलाफ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए ना, प्रूव हुई है तो चलो उसका गलत था ना, मिसकंडक्ट था। अगर वो इसमें पाए गए मुलविस तो मिसकंडक्ट है, लेकिन ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लोग है, मसलन आपको एक और बड़ा वाकया बता देता हूँ। टीवी के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने बैठ के बाकायदा तौर पे कहा कि मुझे जनरल कमर बाजवा साहब के ससुर के घर पे बुलाया गया और वहां पे मैं था, जनरल कमर बाजवा साहब थे और फैज हमीद साहब थे जी, और उन्होंने कहा कि हम आपको पंजाब की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट हम आपको देने को तैयार है, देते हैं। अब बताइए इससे बड़ी पॉलिटिक्स में मुलविस होने की कौन सी शहादत हो सकती है? और ये कौन कह रहा है? आज का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ये बैठकर। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी अहमद साहब कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं पॉलिटिशियन लीडर्स की, लेकिन अब तो फिर ठीक है ना, ये स्टेप तो बहुत अच्छा हो गया फिर फैज हमीद के हवाले से। अब आने वाले दिनों में फ्यूचर के लिए जी, जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो लोगों को एतमाद नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन का एतमाद होना, उनकी क्रेडिबिलिटी का जो है चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर कौम का एतमाद होना बहुत जरूरी है। और वो ऐसा ही होगा कि ये इन तमाम के ऊपर हाथ डालें ताकि पता लगेगा कि उन्होंने किसी को माफ नहीं किया। ये इंतहाई जरूरी है इस वक्त, और वरना तो ये मामला खराब हो जाएंगे और ज्यादा। लेकिन अब तो हाथ डल गया अहमद साहब, अब तो हाथ डल गया, अब आगाज हो गया, पूरी चीजें सामने आएंगी, डिटेल ट्रायल होगा, फौजी ट्रायल। लेकिन वो जब सिलेक्टेड होगा ना तो वो हाथ तो डल गया, लेकिन जब सिलेक्टेड होगा तो उसके नुकसानात भी बहुत सामने आएंगे। ये अंदर की हर जगह पे बात होगी ना कि आपने कमर बाजवा को क्यों छोड़ दिया? जब उसके मुतालिक नवाज शरीफ ने एक ओपन स्पीच में जब ये गुजरांवाला में हुई तो क्या कहा था उसने? जनरल का कमर बाजवा ने जबरदस्ती करके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से अपनी मर्जी के ऑर्डर मेरे खिलाफ सर फिर वो अपनी बातों से देखिए, अब सियासतदानों की जहां तक हम बात कर लेते हैं, अगर हम बड़े मियां साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब की बात करें, फिर यही सियासतदान है माजरत के साथ जो मुकर भी जाते हैं अपनी इन स्टेटमेंट से ना, फिर बंदा क्या करे? मुकर नहीं सकते ना। देखिए ना, ये तो नशर हुई है, ये तो टेलीकास्ट हुआ था प्रोग्राम, उसमें लाए उन्होंने तो अहमद साहब उन्होंने खुद भी नारा लेकर आए थे कि वोट को इज्जत दो का बयानिया उन्होंने खुद ही इंट्रोड्यूस कराया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो बातें जो
जिससे रिगल आउट नहीं कर सकते, मैं उन बातों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे ये मामलात ऐसे हैं, मसलन आप देखें अभी ये शहबाज शरीफ साहब, जी अभी बात हो रही है आईपीपी की कि ये बिजली की बात हो रही है और बिलों की बात हो रही है, और इसी तरह पूरी कौम में हंगामा है कि बिजली का बिल इतना आ रहा है कि जितना हाउस का रेंट नहीं है किसी घर का। बिल्कुल, ये ब्लूमबर्ग की तो रिपोर्ट उसके भी है। ऊपर मैं बताऊं ना, यही मैं आपको इनकी कॉल और फेयर के फर्क बता रहा हूं कि ये इस किस्म के जब आप हुक्मरान बना देंगे तो इसके ऊपर कौन यकीन करेगा, और इनकी क्रेडिबिलिटी क्योंकि जीरो होगी तो ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि वो समझ जाएंगे ये पैसा लेके भाग जाएंगे। तो आप इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा इसमें शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं तो अब जब से प्राइम मिनिस्टर बनाऊं मैंने तनख्वाह लेनी बंद कर दी है, मैं एक झेला भी तनख्वाह नहीं लूंगा और चाय पानी का खर्चा भी अपने पास से करूंगा। दुरुस्त हो गया। और एट द सेम टाइम आईपीपी के जो चिन्योट का यूनिट है वो इनका जाती जो इनका बेटा चला रहा है और अरबों रुपए ले चुके हैं बगैर बिजली लिए। आप बताइए, ये इस पाकिस्तानी गरीब कौम के नेशनल एक्सचेकर से ये पैसा निकल के इनकी जेबें भर रहा है। ये करप्शन की इंतहा नहीं तो और क्या है। इनके ऊपर हाथ अगर नहीं डालेंगे आप, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये अमानत में 100% है, 100% है, और इस चीज को मानने को वो किसी भी तौर पर तैयार नहीं है। तो फिर इदारे तो मौजूद है अहमद साहब, हम खुद ही कि ठीक है फिर इदारे अपना काम करें, वो इन्वेस्टिगेट करें कि कौन है, इसको कौन देख रहा है आईपीपी के मामले को, जो इतने बड़े बड़े नाम और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो एक बजट है। हम देखते हैं कि बजट डेफिसिट रहता है हमेशा, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें तो इस तरफ निकल जाती हैं। एक और आपको बड़ी बात बताता हूँ, आप सुनिए जरा जी। कि पाकिस्तान में ये बजट आया, बजट के अंदर जो गरीब तरीन लोगों के मुतालिक कोई बात नहीं हुई, उनको फैसिलिटेट करने के लिए या उनके हालात जिंदगी के बदलने के लिए, ना जो अपर क्लास है, टॉप अपर करप्ट क्लास, जिसमें दुबई में और मुख्तलिफ ममालिक में बेतहाशा जायदादें बनाई हुई हैं, बड़े बड़े जो हैं वो स्काई हाई उनके टावर हैं वहां पर जो मलकियत में जी। ना उनके टैक्स के मुतालिक या उनके ये पैसे कहाँ से आए, ना उनको उस पैसे को टैक्स लगाया जाएगा या उनसे वसूली की जाएगी, कोई बात नहीं हुई जी। इसी तरह जो लोअर क्लास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बस 55%, मैं आपको ये एक मोहतात अंदाजे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त 55% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। That's right. वो इंसान नहीं है हमारी तरह, क्या उनके बच्चे जो हैं जो भूख से बिलबिलाते हैं तो उनके माँ बाप के शक्लों पे दिलों पे क्या बीतती होगी। और इतना कपड़ा नहीं कि अपने अपने बच्चों को और अपना जिस्म ढांक सकेंगे, वो कोई शेल्टर नहीं है उनके पास, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में से कोई बच्चा कभी जाकर तालीम हासिल नहीं किया, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं है उनके लिए। और किसी ने बात की है उनकी, यहाँ पे फैशन ड्रेसेस पहन के और आप कि मैं यूं बन के आ रही हूँ और यूं 2 महीने के लिए आपने वो पाकिस्तान के नेशनल बजट में से, प्रोविंशियल बजट में से पैसा निकाल के और वहां पे दे दिया, तो पूछे कोई शहबाज शरीफ से कि आपने ये रेट क्यों इन्फ्लेट किए, पूरी कौम को इस मुसीबत में क्यों डाला कि फिर आप नेशनल एक्सचेकर से पैसा निकाल के वो उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं। बताइए ये इस कौम के साथ हो क्या रहा है। अभी एक नई आपको खबर कल तक आपके पास आ जाएगी जी जी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8 बड़े बैंक जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस एक साल में ये जो पीरियड था, ये 2 सालों का, इस पीरियड में 100 बिलियन जो है वो पैसा उन्होंने कमाई की है। ठीक है, 100 बिलियन कमाया उन्होंने इस पूरे टाइम में, कमाया है। और ये जो रुपया का रेट डाउन हुआ है करेंसी के मुकाबले में, ये सब उन्हीं की कारस्तानी है और गवर्नमेंट शामिल थी इसके अंदर। देखिए ना सर, स्टेट बैंक को रोक दिया गया कि वो हम उसमें डिटेल नहीं देते हैं, उसने ये कहा है। अब बताइए जब ये सूरत हाल हो, वो इसलिए कि जितना पैसे का हमारे रुपये का जो है वो वैल्यू कम होगी, इनकी तिजोरियां और बनेंगी क्योंकि इनके तो फॉरेन करेंसी में अकाउंट है। तो फिर सही है ना अहमद साहब, फिर तो वो डेफिनेटली यही चाहते रहेंगे कि मुल्क कभी आगे ना बढ़े,
जो पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं वो और नीचे गिरता रहे, तबका मजीद परेशानी बढ़ती रहे, हल फिर क्यों कोई निकालेगा? देखें, जब मेरा फायदा हो रहा है तो मैं क्यों चाहूंगी कि एक मसला हल हो जाए, उससे तो मेरा नुकसान है सीधा सीधा। यही तो बात है। आप देखिए ना कि ये बेनिफिशरी है ना, उन्होंने एक दुश्मनी बना ली इमरान खान के साथ। अब उस दुश्मनी के ऊपर एक नैरेटिव तैयार किया गया 9 मई का। हम बार बार कह रहे हैं कि आप 9 मई के नैरेटिव के ऊपर जा रहे हैं, आप जुडिशियल इंक्वायरी करा लें, कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। वो सारी फुटेज में उनके नाम आएंगे, उनकी डिटेल आएगी, इंक्वायरी के अंदर सारी बात आ जाएगी। जब वो जो बंदे, चाहे वो पीटीआई के बंदे होंगे, जो मुलव्वस होके कंफर्म हो गया, वो उनको जरूर सजा मिले, कोई नहीं कहेगा कि उनको सजा ना मिले। लेकिन आप 1.25 साल से वो जेलों में डाले हुए आपने सारे, ना उनका ट्रायल हो रहा है और ना उनको सजा हो रही है। ये सिर्फ इसलिए कि वो आपके पास एविडेंस ही कोई नहीं है। अच्छा, बहुत सारी इसकी डिटेल्स है, मैं आपको वक्त की कमी है वरना मैं आपको बताऊं कि क्या क्या तमाशा। लेकिन आपके ख्याल में फिर अहमद साहब, जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना करने का मामला था, उसकी वजूहात फिर क्या थी? वो यही सारी वजूहात थी कि भाई 9 मई का मामला है या कोई और? ये सब वजूहात देखे ना, आपने देखा कि वो पहले इलेक्शन से उनको कहा गया कि तुम्हारा उनका पार्टी जो है उनकी तोड़ दी, फिर उनका पार्टी सिंबल छीन लिया जी। फिर उसके बेस के ऊपर विदाउट पार्टी उनको इलेक्शन में इवन देन उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, कॉर्नर मीटिंग तक नहीं वो कर सकते थे। यहाँ पे भी इसके बावजूद इस गरीब कौम ने, और जिसमें गुर्बत के साथ साथ जो है इलिटरेसी भी है, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के कि इमरान खान का कौन है कैंडिडेट, वोट दिया उसको जाके। अहमद साहब, अब अगर मैं बात कर रही हूँ इस फहरिस्त की जो खुद इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, तो इसके अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन का नाम शामिल ना करने की क्या वजह हो सकती है? सबके नाम यहाँ पर मेंशन है, बैरिस्टर गौहर कायम मकाम है, तो उनका नाम शामिल करने में आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि उनका नाम शामिल नहीं किया गया? वो अब उन्होंने चेयरमैन क्योंकि उसके बाद जब बदल दिया था तब उन्होंने इसमें इलेक्शन में इनको चेयरमैन का नामजद किया था, तो गौहर को चेयरमैन का नाम आ गया। लेकिन वो अच्छा आप देखिए ना, मैं आपको बताऊं, आप जनरल साहब आज भी टीवी पे लगे हुए थे कि जनाब ये जो हम तो वो अपनी बात सारी करेंगे और कोई जो है वो मुल्तविस सियासत में सियासतदान आपस में करें फलां करें। इनसे ये पूछें कि अगर ये सारी बातें जो वो ये बात हो रही है और ये अगर सारी बातें दुरुस्त हैं, आप बताइए, आप भी ये प्रोग्राम कर रही हैं और ये रोजाना टीवी के ऊपर सुबह शाम ये बात होती है, किसने कोई ऐसा हुक्मनामा किस सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया या हाई कोर्ट ने किसी ने जारी किया या पार्लियामेंट ने जारी किया? ये कहां से जारी कि इमरान खान का नाम नहीं लेना आपने टीवी के ऊपर? इमरान खान को बैन करने की, बानिया पीटीआई को बैन करने की रीजन तो वो इससे है ना सर, आपको भी पता है किसान है 9 मई के हवाले से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। जी। अब बताइए, ये कॉल फेल में जब ऐसा तजाद होगा तो आप समझते हैं कि लोग बिलीव करेंगे? कैसे करेंगे बिलीव? ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तो बढ़ता चला जाएगा। और ये वो देखिए, हमें तकलीफ होती है ये बात कहते हुए इसलिए कि पाकिस्तान की ये कमजोर भूखे अवाम जो हैं और गरीब अवाम जो हैं, इस सारी बातों के बावजूद ये कुर्बानियां दे के इस मुल्क में आए हैं। वो मजबूत आर्म फोर्सेस जब इन्होंने अपना पेट काट के फंड से ये खड़ी की और उनको पैसा दिया, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्यार मोहब्बत इज्जत को नफरत में ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की गलत पॉलिसियों ने इन्होंने फंसा दिया। 9 मई में उन विचारों को भी फंसा दिया। फौजियों को मुझे तकलीफ होती है जब पाकिस्तान एक छाबड़ी फरोश जो है वो भी अब इज्जत की नजर से नहीं देखता, तो हमें तकलीफ होती है इस बात की। बिल्कुल किसी मुल्क में ये क्या हो रहा है? लेकिन इनको ये दुश्मन है, असल में इसलिए दुश्मन है कि जितना पैसा पाकिस्तान से ये किक बैक और कमीशन का पैसा ये बाहर निकालते थे, तो वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फौरन उसको पकड़ लेता था और वो इंफॉर्मेशन जो है वहां आ जाती थी, और वो सारी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को सप्लाई की गई थी जब ये केस चला था, जिसको ये कह रहे हैं कि जी मुझे क्यों निकाला। और सारी नहीं, उसकी डिटेल्स तो मौजूद थी, वो तो अलग बात है कि अब वो आवाम में क्या नैरेटिव लेकर आएंगे, उनके पास बचा क्या फेस सेविंग के लिए। थैंक यू सो मच, आप बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, आपका वक्त अभी कम है और प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।